नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ देहरादून से। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, जहां भराड़ीसैंण में ये बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है। 600 सवालों से सदन भी गरमाएगा, जहां 10 मार्च को बजट पेश हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार पर विशेष फोकस रहेगा। कई नई योजनाओं की घोषणा भी संभव है, जहां पक्ष विपक्ष ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 13 मार्च तक ये बजट सत्र चलना है, जहां सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने की संभावना है। पर्यटन, कृषि, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है, सबसे बड़ा बजट अब तक का उत्तराखंड राज्य का ये हो सकता है। और दूसरी बात ये भी कि अगले साल जो है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर भी क्या कोई नई योजना या कोई ऐसी जो है परियोजना जो कि अगले साल को ध्यान में रखकर सरकार ला सकती है? सोनू, क्या जानकारी? देखिए अभिनय, सभी तैयारियां सत्र की पूरी कर ली गई है। इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सत्र की शुरुआत होने की, क्योंकि एक समय निर्धारित है। लिहाजा निर्धारित समय पर राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। और इस सत्र को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, जैसे कि आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले समय में साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट का प्रारूप तैयार किया है। ऐसे में पहले से ही जहां एक और सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, और इस जनसंवाद के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जहां जनता से, समाज के अलग अलग तबके से, समाज के अलग अलग वर्ग से जहां रायशुमारी की गई, और जो समाज के अलग अलग वर्गों से जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों को इस बजट में शामिल किया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार का बजट कुछ खास होने जा रहा है। कुछ नई सौगात भी बजट के दौरान जो है वो प्रदेशवासियों को दी जाएगी, और कोई वित्तीय भार जो है वो इस बार बजट में नहीं जनता पर डाला जाएगा, क्योंकि आने वाला साल जो है वो चुनावी साल है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो बजट है ये कई मायनों में खास है। खास तौर से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और इसके साथ साथ मातृ शक्ति को सशक्त करने के साथ ही युवाओं को सरकारी सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो सके, इस तरह के प्रावधान जो हैं वो बजट में खास तौर पर किए गए हैं। और ये जो बजट है, इस बजट का स्वरूप अलग इसलिए भी हो सकता है कि जो धनराशि पिछली बार जब बजट सदन में पेश किया गया था, उस धनराशि में इस बार बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। तो एक संतुलित बजट होगा, और खास तौर पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट का प्रारूप तैयार किया गया है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है अभिनय। इसके अलावा भी बजट से जुड़े कई और महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब आज बजट पेश होगा उसके बाद इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सोनू, कई पहलू ये भी हैं। देखिए, इससे पहले अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक जो है पैटर्न बनता जा रहा है कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है उससे पहले इस तरह की या तो घोषणाएं की जाती हैं या फिर बजट में इस तरह का प्रावधान कर दिया जाता है जिसमें महिलाओं पर फोकस हो, क्योंकि महिला अच्छा खासा एक वोट बैंक बन करके निकले हैं। तो क्या महिलाओं को ध्यान में रखकर इस बजट में कुछ ऐसा लाया जा सकता है? उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जो है, और लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र की, जो चुनाव जब होने वाला था उससे पहले ऐसा प्रावधान किया गया था, यानी कि बजट में थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया गया था और समय आने पर वो योजना लागू कर दी गई। क्या इस तरह का कुछ हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसी तरह के कुछ प्रावधान जो है खास तौर से आज जो बजट पेश होने जा रहा है सदन के पटल पर, इसमें किए गए हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, आने वाला साल जो है वो चुनावी वर्ष है, और ऐसे में युवाओं पर फोकस होगा, और विशेष तौर पर महिलाओं की आर्थिकी, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार कर रही हैं,
इन महिलाओं की आर्थिकी कैसे मजबूत की जा सकती है, महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनके अलावा कुछ नई योजनाओं का भी प्रारूप तैयार किया गया है जिस बजट में जिन योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। जैसे आपने 2 योजनाओं का जिक्र किया, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो लखपति दीदी एक योजना है, और इसके अलावा जो एकल महिलाएं हैं उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इसके लिए भी सरकार प्रावधान कर रही है। और कहीं ना कहीं मातृशक्ति की सुरक्षा के साथ साथ किस तरह से आर्थिक रूप से उनको सशक्त किया जा सकता है, इस तरह के प्रावधान किए गए। चूंकि वोट बैंक के लिहाज से अगर आप देखेंगे अभिनय, तो ये बात बिल्कुल सही है कि युवाओं को साधने के लिहाज से, महिलाओं को सशक्त करने के लिहाज से, और उत्तराखंड की आर्थिकी को और ज्यादा बढ़ाने के लिहाज से, और खास तौर से नशे जैसी जो खास तौर से युवाओं को नशे की लत से दूर रखना, इस तरह के प्रावधान। और जिस तरह से अगर राजधानी की बात करें या अन्य आप जनपदों की बात करें, तो हाल फिलहाल में जिस तरह से विपक्ष ने कानून की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए थे और महिलाओं से संबंधित जो घटनाएं सामने आई थी उस पर एक बहस का विषय भी हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं मातृशक्ति को कैसे और सशक्त किया जा सकता है, सुरक्षा के लिहाज से, आर्थिक रूप से, स्वरोजगार के लिहाज से आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, इस तरह के प्रावधान जो है वो इस बजट में किए गए हैं। बिल्कुल सोनू, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए चुनावी साल से इतर या फिर आगामी चुनाव से इतर अगर हम देखें तो सरकार लगातार जो है एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या फिर हम कहें धार्मिक पर्यटन, खासतौर पर चारधाम यात्रा को लगातार और बेहतर और सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए क्या प्रावधान हो सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं? अब देखिए, अवस्थापनाओं को कैसे खास तौर से पर्यटन उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है और उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश भी कहलाता है। ऐसे में अवस्थापनाओं को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इसको लेकर के प्रावधान किए गए हैं। और ऐसे में जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, जो धार्मिक यात्राएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, जो इनमें शामिल होने के लिए हरिद्वार में कांवड़ मेले में कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, इसके अलावा यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, और इसके अलावा कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक तमाम ऐसे मठ मंदिर हैं जिनके दर्शन करने के लिए, जिनकी तीर्थ यात्रा करने के लिए, जैसे कुमाऊं की अगर आप बात करें तो आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए, जागेश्वर धाम की यात्रा करने के लिए तमाम लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में जब खास तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं पर्यटन करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, बड़ी संख्या में तकरीबन 8 करोड़ की संख्या का आंकलन सरकार ने किया है। और ऐसे में इस संख्या को ध्यान में रखते हुए अवस्थापनाओं को व्यवस्थित करने के प्रयास सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं। और जहां पर जो आवश्यकता खास तौर पर केंद्र सरकार से सहयोग की है, केंद्र सरकार से भी मुख्यमंत्री आग्रह कर चुके हैं। तो माना यह जा रहा है कि आज जो बजट सदन के पटल पर अब एक वित्त मंत्री के रूप में नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पेश करने वाले हैं, इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन करने के लिए पहुंचते हैं, उनसे जुड़ी अवस्थापनाओं को और बेहतर और मजबूत करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। और इन प्रावधानों का जो लाभ है वो आने वाले समय में उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को, उत्तराखंड के पर्यटन को हम उत्तराखंड की लाइफलाइन मानते हैं। लिहाजा इस तरह के प्रावधान भी आज जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें किए गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई प्रावधान किए जा सकते हैं। अब तो जब बजट आएगा तभी इस पर और विस्तार से और बेहतर चर्चा हो पाएगी। सोनू बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।